हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था काम करती है विभिन्न देशों की संस्कृति को बचाने में, जैसे विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर करना यानी अमूर्त विरासत घोषित करना, डांस, म्यूजिक, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, इन सब की रक्षा करना, ये सब काम करती है। तो यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम शुरू करा जिसका नाम था मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था। इंटर गवर्नमेंटल होता है जिसमें बहुत सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं, और साइंटिफिक प्रोग्राम मतलब ये है इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होता था। तो इसका काम क्या था? इसका काम ये था, नाम से पता चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? धरती का वो हिस्सा जहां पे जीवन है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो मतलब भी होता है लिविंग, इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा है उसकी पढ़ाई को बायोलॉजी कहा जाता है। अब उसमें अगर आप पौधों को पढ़ेंगे तो बॉटनी बोल दीजिए, अगर आप जानवरों को पढ़ेंगे तो जूलॉजी बोल दीजिए। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की भी। तो ये कोशिश है इसमें कि मानव के बीच में, मैन और बायोस्फीयर यानी हमारे पर्यावरण के बीच में एक समन्वय बिठाया जाए, एक कॉपरेशन, एक सहयोग बिठाया जाए, एक सामंजस्य बिठाया जाए। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का काम क्या था? कॉपरेशन करो, रिसर्च करो। तो ये 5 चीजें मेन थी इसमें, जैसे बायोडायवर्सिटी लॉस को रोको यानी जैविक विविधता जिस तरह से खत्म हो रही है उसको रोको। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करो। क्लाइमेट चेंज को रोको, जलवायु परिवर्तन को रोको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास करो, ऐसा विकास जो अभी की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशंस की जरूरतों को भी नजरअंदाज ना करे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड रिसर्च पे ध्यान दो। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के मेन थ्रस्ट एरियाज थे, यानी कि जिन पे बल देना था वो वाले एरियाज थे। अब बायोस्फीयर क्या होता है ये समझिए। बायोस्फीयर मैंने बता दिया, धरती पे जहां जहां जीवन है वो बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा फिर? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हमें ये 5 काम करने हैं। तो यूनेस्को हर देश पहले क्या करता है, अपने पहले खुद के डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, फिर यूनेस्को से अप्रूव कराता है। अब अगर यूनेस्को उसको अप्रूव कर दे तो वो इंटरनेशनल लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा, और इसको एक नाम दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी अब वो दुनिया के नेटवर्क में आ गया बायोस्फीयर रिजर्व के, अंतरराष्ट्रीय ख्याति उसे मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय लेवल का वो हो गया। नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, भारत ने तो उसे डिक्लेयर कर ही दिया, तो वो एक डोमेस्टिक यानी अंतरदेशीय बायोस्फीयर रिजर्व बनके रह गया। अंतरराष्ट्रीय तो नहीं बन पाया, अंतरदेशीय यानी डोमेस्टिक बन गया। ठीक है। अब भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और 18 में से 11 यूनेस्को ने अप्रूव कर दिए हैं, यानी 11 बायोस्फीयर रिजर्व भारत के ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं, और 7 जो बचे वो कैसे हैं? डोमेस्टिक। यहां तक क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बायोस्फीयर रिजर्व काम कैसे करता है? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 हिस्से होते हैं। अंदर होता है कोर। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं, जो मैंने पिछला वीडियो टाइगर रिजर्व का बनाया था उसमें यह बताया था कि जो कोर होता है वो अंदर वाला एरिया होता है सबसे, और जो बाहर वाला एरिया होता है वो बफर एरिया होता है। ठीक है। अब और यह भी बताया गया था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है और उसके अंदर नेशनल पार्क भी होता है। अब इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरिया क्या होता है। आपके दिमाग में जरूर उठेगा कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे होगी और नेशनल पार्क कहां पे होगा। तो यह समझने के लिए आपको यह पिक्चर याद रखनी है। यह पिक्चर मैंने खुद तैयार करी है, बहुत ही आसान ये आपको बना देगी। देखो, सबसे अंदर वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो सबसे अंदर वाला एरिया है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं लाल रंग में धीरे धीरे, ये जो किसी जो कटा हुआ जो पेड़ होता है उसकी तरह दिख रहा है, डाइसेक्शन की तरह दिख रहा है, ये एरिया है कोर एरिया। और कोर एरिया में कभी भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती। यहां पे जानवर रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं,
कोई उन्हें छेड़ता नहीं है, कोई पर्यटन नहीं होता, कोई मानव यहां नहीं घुसता है। हाँ, वन विभाग के लोग घुस सकते हैं, बस बाकी कोई नहीं घुस सकता। ये कोर एरिया है, कोई टच नहीं करेगा इसे। अब एक बात बताओ, क्या यही एरिया नेशनल पार्क नहीं था? तो जो कोर एरिया होता है वो बिल्कुल नेशनल पार्क जैसा होता है। इनफैक्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है उसी के अंदर नेशनल पार्क बनता है। अब हम आते हैं दूसरे एरिया पे। दूसरे एरिया को बोलते हैं बफर एरिया। बफर एरिया में कुछ चीजें अलाउड हैं, जैसे आप वहां पे लकड़ी जो होती है, जो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, ट्राइबल लोगों को चाहिए या स्थानीय निवासियों को चाहिए, वो वहां से इकट्ठी कर सकते हैं। फूल पत्तियां वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए, जंगल से हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं मिलती, बहुत चीजें मिलती हैं और उनको कहा जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या नॉन टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी, तो टिम्बर मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी के अलावा जो चीजें होती हैं जैसे औषधीय पौधे हैं, दवाइयां, मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं, राइट, ये सब होता है। तो ये सब अलाउड होता है वहां पे फूल पत्तियां इकट्ठी करना, पर औषधीय पौधे, एरोमेटिक प्लांट, खुशबूदार पौधे, अट्रैक्टिव पौधे जिन्हें एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं, वो सब इकट्ठे करना, ये सब अलाउड है। मछली पकड़ना वगैरह भी कुछ हद तक अलाउड है। ये सारी एक्टिविटीज अलाउड तो हैं, पर हाईली रेगुलेटेड है। कोई नजर रखेगा कि कितने लेवल पे हो रही है। थोड़ा बहुत पर्यटन, बहुत ही माइल्ड पर्यटन अलाउड है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा पर्यटन अलाउड होता है बफर एरिया में। मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूंगा यहाँ पे। और थोड़ी बहुत पशु को आप चरा सकते हैं, यानी कि पशु को चराना यानी माइल्ड ग्रेजिंग अलाउड होती है। पशु की चराई अलाउड है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड होगी, उस पर भी नजर रखी जाएगी। और अगर आप कोई छोटा मोटा अनुसंधान करना चाहें, यानी एजुकेशन और रिसर्च एक्टिविटी अलाउड है, क्योंकि उससे वातावरण को फायदा ही होगा। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, इसका पर्पस सिर्फ जानवरों को बचाना ही नहीं है, वो एक है, एजुकेशन और रिसर्च भी करना है, राइट। मैन और एनवायरनमेंट के बीच में हमें एक समन्वय स्थापित करना है, तो हम एजुकेशन और रिसर्च को बफर एरिया में अलाउड करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या ये सारी एक्टिविटीज आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की याद नहीं दिलाती? तो अब अगर मुझे एक बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना होगा तो मैं कहां बनाऊंगा? बफर एरिया में बनाऊंगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो कोर एरिया में बनेगा नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व के, और बफर एरिया में बनेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें एक तीसरा एरिया भी होता है जो उसके बाहर होता है, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन या ट्रांजिशन एरिया। एरिया ऑफ कॉपरेशन क्यों? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, तो इस एरिया का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि बफर और कोर एरिया में फर्क ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। तो यहां पे सड़कें निकाली जा सकती हैं, रेल की पटरियां निकाली जा सकती हैं, फैक्ट्री लगाई जा सकती हैं, यहां पे माइनिंग की जा सकती है अगर परमिशन हो तो, और यहां पे पर्यटन पूरी तरह से अलाउड है, ठीक है। तो ये तीन एरियाज एकदम क्लियर अगर आपको हो गए तो बहुत आसान हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व को समझना। तो सबसे पहले कोर एरिया में ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है पूरी तरह से, कोई भी मानव गतिविधि अलाउड नहीं है, यानी कोर एरिया इज नथिंग बट नेशनल पार्क। बाय द वे, नेशनल पार्क को हम IUCN कैटेगरी 2 एरिया बोलते हैं। यह भी आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसे बोलते हैं IUCN। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड नाम की जगह पे, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो कैटेगरी 2 IUCN एरिया बोलते हैं नेशनल पार्क को। बफर जोन में जैसा बताया, रिसर्च, एजुकेशन वगैरह कर सकते हो, परमिटेड है। बहुत ही कम पर्यटन, थोड़ी बहुत मछली पकड़ना, ये सब करना, ग्रेजिंग करना, जानवरों को चराना वगैरह वो है। तो बफर जोन इज नथिंग बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो गया, ये IUCN कैटेगरी 4 एरिया बोलते हैं इसे। मैं रिपीट करता हूं, जो नेशनल पार्क होता है IUCN कैटेगरी 2 एरिया होता है, और जो बफर एरिया होता है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी IUCN कैटेगरी 4 एरिया होता है, और IUCN कैटेगरी 2 होता है नेशनल पार्क। फिर मैनिपुलेशन जोन, यानी कि यहां पे सब कुछ अलाउड है, एग्रीकल्चर कर सकते हो, जंगल लगा सकते हो, ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी लोग रहते भी हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर कोई गांव बसा हुआ है, तो गांव को फिर हम जाने को नहीं बोलेंगे, गांव को अलाउ करेंगे वहां पे। तो ऐसी जगह पे मानव पशु संघर्ष भी कई बार देखे जाते हैं, क्योंकि जानवर जब बाहर निकल के आएगा, पहले कोर एरिया से बाहर निकलेगा, फिर बफर में आएगा, फिर बफर से बाहर निकलेगा तो वहां गांव वगैरह बसे होंगे, उनमें जाएगा। तो ये लेकिन वो एरिया है जहां हमें कॉपरेशन स्थापित करना है, ठीक है। मानव पशु संघर्ष तो होते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉपरेशन भी होता है, तो दोनों के बीच में कॉपरेशन होता है, सहयोग होता है। तो ये वो एरिया है, यानी यहाँ पे मानव और पशु, उनके बीच हमें एक हार्मनी एस्टेब्लिश करनी है।
इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया या मैनिपुलेशन एरिया। और कई बार हम क्या करते हैं, किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, उस केस में फिर हम गतिविधियां वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, उसमें फिर हम सब कुछ रोक देते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज सारी अलाउड होती हैं, यहाँ पे लोग भी बसे रहते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन एरिया। तो ये जो 3 एरिया हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाना शुरू करूंगा, उससे और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती जाएगी। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में? 18 में से 11 यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क में अप्रूव करे हुए हैं और 7 हमारे देसी हैं यानी डोमेस्टिक हैं। तो एक एक करके कवर करेंगे। पहले आपको लोकेशन दिखाता हूं, कुछ कुछ करके दिखाऊंगा। लोकेशन सारी एक साथ नहीं, क्योंकि बड़े एरिया होते हैं तो एक ही मैप में सारे डाल देता तो बहुत ही ज्यादा वो होच पोच हो जाता। सबसे पहले ऊपर से यहां से स्टार्ट करते हैं। नंदा देवी, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। नोकरेक जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। नीलगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में। तो और यहां पे टेबल में भी लिख दिया गया है कि ये इन चारों के नाम, जैसे मैंने आपको 4 दिखाए तो फिर चारों की टेबल भी है, जिससे टेबल में आपको याद करना आसान हो जाए। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई कौन सा कहां पे है, किस जिले में है। हालांकि जिला नहीं आता एग्जाम में, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप, अगर आप उस जिले के, उस स्टेट के हैं तो फिर आप देख सकते हैं। तो नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक जो है ये मेघालय में है और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं चारों को। 4 दिखाई मैंने आपको, चारों को पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, नेशनल पार्क भी होगा। तो कोर एरिया में तो नेशनल पार्क होगा और बफर एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, और फिर बाहर तो ट्रांजिशन जोन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में? इसमें इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल वो हैं, ठीक है। सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क है इसमें, जो केरल में है। मुकुर्थी नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है। नागरहोले टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरल में है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरल में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितना बड़ा होगा। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में बना था। सबसे पहला भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या आपको यह भी याद रखना है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये है? उतना जरूरी नहीं है। हालांकि यूपीएससी का 2017 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था एकदम डिट्टो। मैं आगे बताऊंगा वो क्या क्वेश्चन था। अब नीलगिरी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं। सबसे पहले नीलगिरी के जो पहाड़ हैं इन्हें अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नील का मतलब ये होता है नीला, गिरी मतलब होता है पहाड़, नीला पहाड़ यानी ब्लू माउंटेन। तो नीलगिरी के पहाड़ों को ब्लू माउंटेन बोलते हैं और ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। और पूरा का पूरा पश्चिम घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2012 में डिक्लेयर हुआ था। तो नीलगिरी के पहाड़ भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी घाट तो बहुत बड़े हैं। ये अगर मैं दक्षिण भारत बनाऊं तो पश्चिम घाट तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर से एकदम यहां से, यानी कि महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा छोटा सा, फिर कर्नाटक और फिर केरल, ये पूरे पश्चिम घाट हैं। तो इसमें नीलगिरी यहां कहीं पे आता है, तो पश्चिम घाट का हिस्सा है नीलगिरी। और ये देयरफॉर क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑटोमेटिकली हो गया। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं जैसे मैंने बताया, और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। मैं आपको एक आखिर में इस वीडियो के एक मैप दिखाऊंगा, एक नक्शा दिखाऊंगा, जिनमें से 18 में से जो 11 हैं यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड, वो एक मैप में होंगे। तो उससे आपकी बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि वो 11 कौन से हैं। अलग अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि ये वाला यूनेस्को वाले में है या नहीं है, आप वो मैप के थ्रू याद कर पाएंगे। यहां पे वैसे तो देखो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है, हजारों तरह के एनिमल रहते हैं, लेकिन जो 2 सबसे मुख्य हैं यहाँ पे वो है नीलगिरी ताहर, नाम ही है नीलगिरी ताहर, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। और दूसरा है लायन टेल्ड मकायू, ये एक बंदर जैसा दिखता है ये जानवर, लायन टेल्ड मकायू इसे कहा जाता है। तो ये 2 विशेष जानवर आपको याद रखने हैं। ये वाला जानवर है नीलगिरी ताहर जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और ये जो बंदर जैसा दिख रहा है ये है लायन टेल्ड मकायू। अब हम बात करते हैं नंदा देवी के बारे में।
देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, मैप में हम देख चुके हैं, और इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क आता है, यानी कि इसका जो कोर एरिया है वो क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क। और इसमें एक और नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और आपको बता दूं, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर दोनों के दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उत्तराखंड के दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो नंदा देवी और एक वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जो मैक्सिमम एरिया है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किसके बाद, कंचनजंगा के बाद। कंचनजंगा 8,598 मीटर है, हिमालय की चोटी है कंचनजंगा। वैसे याद रखिए केटू कंचनजंगा से भी ऊंची है, केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है, पर केटू को हम काउंट नहीं करते क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में आती है, ठीक है। और वैसे भी काराकोरम के पहाड़ों में आती है, हिमालय के पहाड़ों में नहीं आती। तो के का मतलब भी काराकोरम है यहाँ पे, केटू काराकोरम। और जो इसको एक और भी नाम है, गॉडविन ऑस्टिन पीक भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन चोटी भी कहा जाता है इसे। तो केटू को हम काउंट नहीं करते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, हिमालय की चोटी है 8,598 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो नंदा देवी दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की है 7,816 मीटर, और पूरी दुनिया में 23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा मिला था, मैंने बताया नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, तो इनको मिला था 1988 में। यहां के जो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर हैं वो हैं हिमालयन मस्क डियर। ये जो जानवर देख रहे हो इसको बोलते हैं मस्क। मस्क डियर को हिंदी में कस्तूरी मृग बोलते हैं, इसको हिंदी में कस्तूरी मृग कहा जाता है, और ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल क्या है, हिमालयन मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग। तो ये है वो। फिर है हिमालयन ताहार, जैसे नीलगिरी ताहार था वैसे ये हिमालयी ताहार है, ये बर्फ वाली जगह पे मिलता है। और स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला तेंदुआ। बर्फीला तेंदुआ और तेंदुआ में क्या फर्क होता है, और टाइगर और लायन में क्या फर्क होता है। देखो टाइगर, लायन और लेपर्ड यानी कि बाघ, शेर और तेंदुआ तीनों गरजते हैं, रोर करते हैं, इनकी गर्जन होती है। बर्फीला तेंदुआ शांत रहता है। तो बर्फीला तेंदुआ जो होता है, स्नो लेपर्ड, ये हिमाचल का स्टेट एनिमल है, हिमाचल प्रदेश का, ठंडी जगह पे मिलता है। हिमालय ब्लैक बियर यानी काला भालू, लंगूर और रीसस मकाक। लंगूर तो आपको पता है क्या होता है, और रीसस मकाक ये है, इसको रीसस मंकी बोलते हैं। मैकाक मतलब कुछ नहीं, मैकाक या मकायू भी बोल सकते हो आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मकायू, कुछ लोग मकायू प्रेफर करते हैं, कुछ मकाक बोलते हैं। मेरे जो प्रोफेसर थे आज से 15 साल पहले जिनसे मैं पढ़ता था वो मकायू बोलते थे, तो मैं भी मकायू बोलता हूँ। कहते हैं ना, एक शिष्य जो गुरु से सीखता है वही आगे बताता है। तो रीसस मंकी भी बोलते हैं, मकायू कुछ नहीं है, मकायू मतलब मंकी। तो ये जो है ये है रीसस मंकी, और बाकी नॉर्मल लंगूर भी वहां पे होते हैं। अब बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेघालय में है। अब मेघालय में आप जानते हैं 3 तरह की पहाड़ियां हैं, एक तो खासी की पहाड़ियां, एक गारो की पहाड़ियां और एक जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। तो मेघालय में जो गारो की पहाड़ियां हैं, वेस्ट गारो, उनकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, इसलिए इसका नाम हो गया नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे जो कोर एरिया है वो है नोकरेक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ही होगा कोर एरिया, राइट। और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में आता है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में, देखो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 या 4 जानवर मिलेंगे, उसमें रेड पांडा। और रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है, सिक्किम का राजकीय पशु है रेड पांडा, ये मिलेगा, और ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ पशु है ये। फिर स्टम्प टेल्ड मंकी, मकैक, ये है स्टम्प टेल्ड मंकी। ये है पिग टेल्ड मंकी, ये वाला पिग टेल्ड मंकी, इनकी पूंछ की बनावट के हिसाब से इनके नाम रखे। और हुलोक गिबन, ये अरुणाचल का स्टेट एनिमल है, ये दिख रहा है ये वाला बंदर जैसा, ये हुलोक गिबन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल ने स्टेट एनिमल बदल लिया है। अरुणाचल का स्टेट एनिमल पहले मिथुन होता था, और नागालैंड का भी मिथुन होता था, लेकिन अब अरुणाचल का स्टेट एनिमल नया जो बना है वो है हुलोक गिबन। वहां की सरकार ने स्टेट एनिमल को चेंज कर दिया है, पहले मिथुन होता था, अब है हुलोक गिबन। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो अंडमान निकोबार को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि भाई अंडमान और निकोबार, एक अंडमान समूह है, एक निकोबार समूह है, ठीक है। तो उसमें जो निकोबार वाला है उसमें भी कई निकोबार है, तो उनमें एक है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है इसका लगभग 85% एरिया ये बायोस्फीयर रिजर्व से ढका है, और ये भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा है ये भी। अब इसका कोर एरिया क्या है, तो याद रखिए इसमें 2 नेशनल पार्क हैं। नॉर्थ की तरफ अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ बोलते हैं कैम्बल बे नेशनल पार्क, जो कोर एरिया है इसका, और इसका जो साउथ का एरिया है वो है गैलाथिया नेशनल पार्क।
तो दो दो नेशनल पार्क कोर एरिया में है इसके, एक तो है कैम्बल बे नेशनल पार्क और एक है गलाथिया नेशनल पार्क। तो ये अंडमान निकोबार में है। यहां पे आपको मिलेगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और आपको बता दूं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है जो नमकीन पानी में यानी सॉल्ट वाटर में मिलता है, और ये सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है पूरी दुनिया का। इट इज द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल, ये सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है। उसके बाद ये एक जायंट लेदरबैक सी टर्टल है, टर्टल मतलब कछुआ, तो ये जो कछुआ है बहुत ही बड़ा है साइज में, इसलिए इसको जायंट बोलते हैं, जायंट लेदरबैक सी टर्टल। वैसे भारत में छोटे कछुए भी मिलते हैं, जैसे उड़ीसा में मिलता है ओलिव रिडली टर्टल। अब वो ओलिव रिडली कछुआ बहुत छोटा सा होता है, उसके मुकाबले ये तो बहुत बड़ा है, तो ये है। उसके अलावा मलयान बॉक्स टर्टल, ये भी एक टर्टल का प्रकार है। और निकोबार ट्री श्रू, ये गिलहरी जैसा जो ये दिख रहा है जानवर, इसको बोलते हैं निकोबार ट्री श्रू। ये यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। तो 18 में से 4 हमने कर लिए डिटेल में, अब अगले 4 करते हैं। अब हम बात करेंगे मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में जो है, सुंदरबंस की बात करेंगे, हम सिमलीपल उड़ीसा की बात करेंगे, और हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे। ये है 4, गल्फ ऑफ मन्नार, मनास, सुंदरबन और सिमलीपल। पहले मनास की बात करते हैं इन चारों में। तो मनास नेशनल पार्क जो है, मनास बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कोर एरिया क्या है, मनास नेशनल पार्क, क्लियर। और ये मनास नेशनल पार्क बहुत चीजें हैं यहां पे, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर रिजर्व भी है, मनास टाइगर रिजर्व भी है। ये एलिफेंट रिजर्व भी है, हाथियों के लिए भी फेमस है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है ये, और ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये जो नाम है कहां से आया मनास, ये नदी है मनास, तो मनास नदी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, इसलिए इसका नाम मनास बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसका कोर एरिया है मनास नेशनल पार्क। ये है मनास नेशनल पार्क, फोटो आप देख सकते हैं, उतनी क्लियर नहीं है, विकिपीडिया पे यही मिली मुझे फोटो। उसके बाद यहाँ पे जानवर कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट जानवर हैं। एक तो है यहाँ पे असम रूफ्ड टर्टल, ये है असम रूफ्ड टर्टल, ये कछुआ है भी। ये है खरगोश जिसको हिस्पिड हेयर बोलते हैं, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ये जो जानवर है इसे पिग्मी हॉग बोलते हैं, और एक भैंस होती है वाइल्ड वाटर बफेलो। और गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए, ये स्वर्णिम लंगूर होता है, इसको बचाने के लिए भारत में चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत की सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जहां पे गोल्डन लंगूर मिलता है, तो गोल्डन लंगूर को स्पेशल बचाने के लिए बनी थी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में है। ये होता है गोल्डन लंगूर। उसके बाद बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब गल्फ ऑफ मन्नार है कहां पे, नीचे आ जाओ भारत के एकदम, ये जो एरिया है ये कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं इसे, तमिलनाडु का जो एरिया है, तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट से श्रीलंका की तरफ जाओगे तो बीच का जो एरिया बच जाता है उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहां पे 21 टापू हैं, इन 21 टापुओं को मिला के हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, यानी समुद्री। अब समुद्री है तो ऑब्वियसली आपको बंदर तो मिलेंगे नहीं, तो क्या मिलेगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो जानवर मिलता है वो है डुगोंग, जिसको बोलते हैं सी काउ। ये पानी में तैरती है, इसको सी काउ यानी समुद्री गाय बोलते हैं, डुगोंग कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार फेमस है डुगोंग के लिए, और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है। और आप जो तमिलनाडु में थुट्टुकुडी बोलते हैं टूटीकोरिन को, तो जब आप टूटीकोरिन और धनुषकोडी, जो कि बिल्कुल साउथ पॉइंट है धनुषकोडी, वहां से जाओगे श्रीलंका की तरफ, तो बीच वाला जो सारा समुद्र का एरिया उसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और यहीं पे 21 टापू जो हैं इनको मिला के बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क कोर एरिया हो गया इस बायोस्फीयर रिजर्व का। अब बात करते हैं सुंदरबंस की। देखो सुंदरबन जो है ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा वाले एरिया में पाए जाते हैं जनरली, जहां पे नमकीन पानी होता है, जहां पे नदी समुद्र से मिलती है। तो नदी का पानी जो होता है वो मीठा होता है, समुद्र का खारा होता है, तो वहां पे जो मिलते हैं वो अलग तरह के वेटलैंड होते हैं जिन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, इनकी जड़ें भी काफी डीप होती हैं पानी में, और ये नमकीन पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें हेलोफाइट भी कहा जाता है। हेलोफाइट वो पौधे होते हैं जो नमकीन पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ ये इसी नाम से नेशनल पार्क है, इसी नाम से टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी और रामसर साइट भी है। तो कितनी सारी चीजें हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये रामसर साइट भी है सुंदरबंस, ठीक है। रामसर साइट इस पे हम एक और वीडियो में बात चर्चा करेंगे कभी। एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, सब कुछ ही है ये।
और सुंदरबन, इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल पेड़ होते हैं जिन्हें सुंदरी के पेड़ कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम सुंदरबन पड़ा। और पूरी दुनिया में ये सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और ये दो उसमें फैले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले हुए हैं सुंदरबन के फॉरेस्ट। अच्छा, इनका जो कोर एरिया है वो क्या बनाएगा? कोर एरिया इनका है सुंदरबन नेशनल पार्क। वेरी सिंपल, कोर एरिया तो नेशनल पार्क ही होगा। इनका बफर एरिया कौन सा है? हाँ, तो इनका जो बफर एरिया है, बफर एरिया में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं बफर एरिया में: हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड, हेलिडे आइलैंड और सजना खली। और यहाँ पे जो वैसे तो देखो टाइगर रिजर्व है ये, तो टाइगर तो मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर। तो लेकिन और जो फेमस है उनके अलावा, रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा, यहाँ पे मास्ट फिन फुट नाम का बर्ड मिलता है। ये पक्षी है, पानी में भी तैरता है ये, मास्ट फिन फुट। और एस्ट्यूराइन क्रोकोडाइल, जिसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, एक ही बात है। एस्ट्यूराइन क्या होता है? एस्ट्यूराइन मतलब, एस्ट्यूराइन आप समझते हो, जैसे जब नदी समुद्र से मिलेगी, या तो फैलेगी तो डेल्टा बनाएगी, और नहीं फैलेगी सीधी मिल जाएगी तो एस्ट्यूरी बनाएगी। तो एस्ट्यूराइन क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। देखो सिमलीपल ये उड़ीसा में है, ये सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, और ये एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों है। तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो क्या होगा? वो होगा सिमलीपल टाइगर रिजर्व। और सिमलीपल, इसका नाम सिमलीपल क्यों पड़ा? क्योंकि एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बेक्स सीबा, इसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स सीबा। तो साइमल सिल्क कॉटन, साइमल का मतलब, सिमलीपल जो बना वो साइमल से बना, साइमल का मतलब होता है सिल्क कॉटन। तो ये पेड़ मिलते हैं यहाँ पे लाल रंग के, जिन्हें बॉम्बेक्स सीबा या सिल्क कॉटन के पेड़ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सिमलीपल हो गया। तो यहाँ पे सिमलीपल नेशनल पार्क है जो कि इसका कोर एरिया है, सिमलीपल नेशनल पार्क, ठीक है, वो कोर एरिया है। हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका बफर एरिया है, और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका बफर एरिया है। तो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व ये मान लेते हैं। तो इसके कोर एरिया में है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, और या टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हो, ठीक है। कल मुझे कुछ बच्चों ने पूछा कि अगर मान लो कोई नेशनल पार्क भी हो और टाइगर रिजर्व भी हो तो क्या प्रेफर करें बोलना, नेशनल पार्क बोले कि टाइगर रिजर्व बोले? आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोले, दोनों ठीक है, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया तो टाइगर रिजर्व बन गया, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, वरना है तो वो नेशनल पार्क। सिमिलरली अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है तो क्या बोले? दोनों में कोई भी बोल सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिमलीपल नेशनल पार्क भी बोल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ये सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती और तब टाइगर रिजर्व बना होता, तब आप ये नहीं कह सकते थे कि कोर एरिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व नहीं, क्योंकि पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी तब टाइगर रिजर्व बना था, तो ऑटोमेटिक वो कोर एरिया नहीं बन जाएगा फिर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस। तो सिमलीपल नेशनल पार्क जो है ये इसके बीच में कोर एरिया हो गया, और इसके बफर एरिया में क्या हो गया? बफर एरिया में इसके 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल मिलता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो रहेगा ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गौर मिलता है, गौर जिसे इंडियन बिसॉन भी कहते हैं, ये भैंस जैसा दिखने वाला जानवर, इसे गौर या इंडियन बिसॉन बोलते हैं। और यहाँ पे 2 वाटरफॉल भी हैं, एक तो है जोरांडा और एक बरहापनी वाटरफॉल, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। अब अगले 4 करते हैं, तो 5 है इसमें। कंचनजंगा वाला पढ़ेंगे, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग दिमांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और अगस्त्यमाला, भगवान अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य थे एक, उनका घर अगस्त्यमाला। तो एक एक करके पढ़ते हैं, यहाँ पे वही टेबल में है जो मैं बता रहा हूं। तो पहले है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है? इसके कोर एरिया में है सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है, और सतपुरा को सतपुरा क्यों बोलते हैं? सत मतलब 7 पर्वत की चोटियां हैं, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें? धूपगढ़। तो सतपुरा में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे धूपगढ़ कहा जाता है, हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। तो सतपुरा नेशनल पार्क है यहाँ पे, और बफर एरिया में है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे सांभर मिलता है। सांभर क्या है? सांभर ओडिशा का स्टेट एनिमल है, हिरण जैसा दिखता है। चीतल मिलता है, चीतल बोलते हैं स्पॉटेड डियर को, यानी ऐसा डियर, ऐसा हिरण जिसके शरीर पे धब्बे होते हैं, स्पॉटेड डियर, उसे चीतल भी कहा जाता है। नील गाय मिलती है, नील गाय जो कि दिल्ली का स्टेट एनिमल है। वाइल्ड डॉग्स, और यहाँ पे उड़ती हुई गिलहरियां भी मिलती हैं। जाइंट स्क्वायरल, ये देखिए ये डायग्राम में, इसको बोलते हैं इंडियन जाइंट स्क्वायरल, काफी बड़ी साइज में होती है, नॉर्मल गिलहरी से बहुत बड़ी और रंग बिरंगी होती है इंडियन जाइंट स्क्वायरल। और बिसॉन तो मिलता ही है, इंडियन वुल्फ यानी कि जो लोमड़ी वगैरह हैं वो भी मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, सांबर और चीतल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो सांबर जो है ये ओडिशा का स्टेट एनिमल है,
ये भी याद रखिए। और सांबर हिरन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है साइज में। ये है सांबर हिरन और ये है धब्बेदार हिरन जिसको चीतल बोलते हैं। ये इसको चीतल बोलते हैं। तो ये चीतल है, धब्बेदार हिरन, और ये जो है ये सांबार है। और सांबार हिरन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में। इसमें शायद आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हिरन होता है। जितने भी हिरन के प्रकार है सबसे बड़ा सांबार होता है और इसलिए खतरे में आ जाता है क्योंकि आसानी से दिख जाता है ये बाघ को या उसको, और आसानी से शिकार इसका किया जाता है। अब बात करते हैं दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो इसमें जो कोर एरिया है वो है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क, इसका जो बफर एरिया है वो है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहां पे कुछ दुर्लभ स्तनधारी जीव मिलते हैं, मैमल। स्तनधारी जीव किसको बोलते हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, स्तनधारी जीव की दो विशेषताएं होती हैं जो किसी पशु में नहीं होती। क्या? एक तो इनके बाल होते हैं, बाल किसी और के पास नहीं होते, सिर्फ स्तनधारी जीवों के पास होते हैं, यानी मैमल के पास होते हैं। और दूसरा, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी इनके पास मेमरी ग्लैंड होते हैं, इनके पास स्तन होते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी जीव बोलते हैं। यही है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके अलावा कोई नहीं पिलाते। ना पक्षी पिलाते, ना एम्फीबियन पिलाते, ना जो दूसरे इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपॉड हैं, कोई नहीं, सिर्फ मैमल्स, इसलिए इन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है। और इनके बाल होते हैं, बाल भी और किसी के नहीं होते। कभी आप मेंढक के बाल नहीं देखेंगे, कभी आप किसी पक्षी के बाल नहीं देखेंगे। पक्षी के पंख देखोगे, बाल नहीं देखोगे, ठीक है? तो पक्षी के पंख जो होते हैं छोटे छोटे, उनको बाल से कंफ्यूज मत करना। हेयर सिर्फ मैमल में होते हैं। तो मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ वो मिलते हैं मैमल, जैसे मिश्मी टकीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्मी एक ट्राइब भी है अरुणाचल में, याद आया? मिश्मी ट्राइब, तो ये है मिश्मी टकीन बोलते हैं इसे। रेड गोरल, ये जो है इसको बोलते हैं रेड गोरल। ये इसके अलावा यहाँ पे कस्तूरी मृग भी मिलता है, रेड पांडा भी मिलता है और काला भालू भी मिलता है। नेक्स्ट है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और यहां पे आपको गोल्डन लंगूर मिलेगा, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह गोल्डन लंगूर। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता, बहुत ही दुर्लभ है, व्हाइट विंग्ड वुड डक। ये है व्हाइट विंग्ड वुड डक। बाकी भैंस है, यहाँ वाटर वाइल्ड बफेलो है, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, कैप्ड लंगूर और रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो पक्षी है ये है ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल। और ये जो दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे नदियां भी हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी और दिब्रू नदी। तो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में नॉर्थ में बहती हैं, और इस बायोस्फीयर रिजर्व के साउथ में बहती है दिब्रू नदी। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में है ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। और इसका जो बफर एरिया है वहां पे एक मोनेस्ट्री भी है जिसको बोलते हैं थोलुंग मोनेस्ट्री। ये सिक्किम की बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री में लोग पूजा करते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जाते हैं वहां पूजा करने। सिक्किम में बौद्ध धर्म के लोग बहुत रहते हैं। और यहाँ पे आपको, क्योंकि सिक्किम पूरा बर्फ वाला एरिया है, बर्फ मतलब यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, ठंड है, और ऊपर जाओगे कंचनजंगा की तरफ तो ऑफकोर्स बर्फ ही मिलेगी। तो स्नो लेपर्ड मिलेगा, बर्फीला तेंदुआ मिलेगा, मस्क डियर, कस्तूरी मृग मिलेगा, हिमालयी ताहर मिलेगा जो उत्तराखंड में भी हमने देखा था, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बेयर, सिवेट, तो ये सब आपको वहां पे मिलेंगे। अब अगस्त्य माला और इनकी बात करते हैं, जो 3-4 और हैं, जैसे अगस्त्य माला है, कच्छ वाला है, कोल्ड डेजर्ट, अचान कमर, अमरकंटक, शेषाचलम और पन्ना। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कच्छ कहां पे है? गुजरात में। अब कच्छ जो है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे कोर एरिया में क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा, पहली बात तो बता दूं, इसमें दो, जब हम कच्छ की बात करते हैं रन ऑफ कच्छ, तो 2 रन ऑफ कच्छ है। एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो बड़ा है, और एक है लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है, इसमें जो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है ये आपको मिलेगी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। तो इसमें ये बफर एरिया होगा, इसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है, कोई कोर एरिया नहीं है। तो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लिटिल रन ऑफ कच्छ में है। तो 2 इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क कोई इसमें नहीं है। और यहाँ पे काफी, ये दुनिया का सबसे बड़े नमकीन जो सलाइन और मार्शी एरिया है उनमें आता है ये। यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह ना के बराबर होती है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है। फिर भी यहाँ पे घास के मैदान होते हैं जिन्हें बोलते हैं बन्नी। तो बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ में है। और एक ही जानवर होता है मेन जो यहाँ पे, वो है इंडियन वाइल्ड एस। ये है इंडियन वाइल्ड एस, ये होता है रन ऑफ कच्छ में। उसके बाद अचान कमर, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व।
ये जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। अमरकंटक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है अमरकंटक। और अमरकंटक जो है यहाँ से दो नदियां भी निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। जो मुख्य हैं वो ये दो हैं, नर्मदा और सोन नदी। और नर्मदा तो आप जानते हैं, नर्मदा और तापी दोनों ये गिर जाती हैं अरब सागर में जाके, और सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है। तो अचान कमर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, अचान कमर टाइगर रिजर्व, और मैकाल के पहाड़ है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये अचान कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ऐसा माना जाता है कि जो विंध्या के पहाड़ है और सतपुरा के पहाड़ है वो यहाँ पे मिलते हैं अमरकंटक में। फिर है अगस्त्य माला या अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे ऋषि अगस्त्य रहते थे, उनका घर था ये, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। और यहाँ पे एक जनजाति भी रहती है जिसको बोलते हैं कनिकरण, कनिकरण जनजाति। ये दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से है। और यहाँ पे कुछ फेमस जानवर भी हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे, एशियाई एलिफेंट मिलता है यहाँ पे, और नीलगिरी ताहर भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे एक बहुत ऊंची चोटी भी है, अगस्त्य माला पहाड़ है, उसकी ऊंची चोटी है 1868 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल में है, और यहाँ पे कोर एरिया में पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल का, पिन वैली नेशनल पार्क, और बफर एरिया में चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 3 कौन कौन सी हैं? चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर है शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल वही है जहां पे तिरुमाला है, तिरुमाला जहां पे भगवान तिरुपति बालाजी जिनको बोलते हैं, तिरुपति लॉर्ड वेंकटेश्वर, ठीक है। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे कोर एरिया। और यहाँ पे वैसे पक्षी ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे येलो थ्रोटेड बुलबुल ये पक्षी है, पीले गर्दन वाला बुलबुल ये पक्षी। और यहाँ पे ग्रीन पिजन मिलता है, हरा कबूतर जिसको बोलते हैं पंपाडोर ग्रीन पिजन, और व्हाइट बैग्ड वल्चर ये गिद्ध मिलता है जिसको व्हाइट बैग्ड वल्चर बोलते हैं। ये 3 सबसे मुख्य पक्षी हैं यहाँ के। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी यहाँ पे कोर एरिया में है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे कोर एरिया है पन्ना नेशनल पार्क, और बफर एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घड़ियाल एक विशेष तरह का मगरमच्छ होता है। अगर आप इस मगरमच्छ को देखोगे तो इसके आगे एक ऐसे चोंच निकली होती है जिससे ये मछलियों को खाता है, तो इसको बोलते हैं घड़ियाल। तो केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है, उससे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पे भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे पेड़ वगैरह भी गिराने पड़े थे हमें, केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है। ये केन नदी जो है यमुना में जाके मिल जाती है, और यमुना फिर गंगा में जाके मिली जाती है। तो यहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, स्लॉथ बेयर, कई तरह के एनिमल हैं। और विंध्या के पहाड़ों में है ये, मेनली बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहां भी उसका भी एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे गौंड ट्राइब रहती है, याद रखिए गौंड ट्राइब रहती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। सो ये हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गए, पूरे 18 हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब इनमें 11 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, वो कौन कौन से हैं? तो ईयर के साथ यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इसमें ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मैप पे दिखाता हूं ये 11 कौन से हैं। तो ये 18 में से 11 वो हैं जो यूनेस्को ने अप्रूव कर रखे हैं। इनको बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें है नंदा देवी है, इनमें उत्तराखंड, कंचनजंगा जो सिक्किम, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपल ओडिशा, अचान कमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में जो वो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, अगस्त्यमाला जो कि केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में है, और पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। तो ये 11 सबसे इंपॉर्टेंट है 18 में से, क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कवरेज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? सोशल मीडिया पे जरूर मुझे फीडबैक दीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं रामसर साइट्स पढ़ाऊंगा आपको, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन आपने देखा जैसे कि इस वीडियो में भी कि जैसे सुंदरबन है वो एक रामसर साइट है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है, लेकिन हाँ वो एक कंसेप्ट नया है कि वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होता है, रामसर में कंट्रीज क्यों मिले, क्या हुआ, क्या बातें हुई, और रामसर साइट क्या होते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5। थैंक यू सो मच।